अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इस दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दें। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, खबरें बड़ी गर्म है और ख़बर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आम इंतखाबात कब हो रहे हैं, बल्कि ख़बर ये ज़्यादा अहम है कि आम इंतखाबात के बाद फैसला साजों ने क्या फ़ैसला किया है कि क्या होने जा रहा है, किसकी हुकूमत बनने जा रही है, कितने अरसे के लिए हुकूमत बनेगी। और अगर इंतखाबात का शोर यानी इंतखाबात के अंदर एक बार फिर धांधली का शोर मचा तो फिर क्या करना है। ये सारे मामला तकरीबन तय हो चुके हैं और यह अहम ख़बरें हम इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं निहायत अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो की आउटरीच बढ़े, ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, हमने आपको बताया क्या था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के अंदर अहम मामला तकरीबन तय हो गए हैं। और ये दौरा इस नौयत से अहमियत का हामिल है कि मुल्क में जो सियासी माहौल के अंदर तब्दीलियाँ वाक़या होनी हैं वो इसी दौरे से ताल्लुक़ रखती हैं और यहीं पर होने वाले अहम फ़ैसले, उनकी इम्प्लिकेशंस मुल्क के सियासी मंजरनामे पर दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अमेरिका के बाद यानी पाकिस्तान पहुँचने से पहले एक अहम मुल्क का दौरा किया है। तो अब हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 20 दिसंबर को बहरीन में थे, यानी बहरीन के दौरे के बाद वो वतन वापस पहुँचे। मुतज़ाद आ रहा थी कि वो यूके गए या फिर किसी और मुल्क गए, तो हमारे ज़राए अब ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो बहरीन गए और बहरीन के दौरे के बाद ही 261वीं 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये 3 इवेंट्स मुल्क की सियासत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और आने वाले जो सियासी मंजरनामे पर इन्हीं तीनों इवेंट्स की जो इम्प्लिकेशंस है वो होगी। अमेरिका के अंदर क्या हुआ है, बहरीन में क्या हुआ है और 261वीं 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। हत्ता कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। शाह महमूद कुरैशी और उनकी फैमिली यानी जैन कुरैशी के और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। यास्मीन राशिद साहिबा के, हम्माद अजहर के, असम इकबाल के, इन सब लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। यानी सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल पीटीआई की तरफ से किए गए और सबसे ज़्यादा यानी तकरीबन 2400 से ज़ायद नॉमिनेशन पेपर्स भी पीटीआई के लोगों के ही रिजेक्ट हो गए हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो देखिए, आज के रोज़ से जो एपलेट ट्राइब्यूनल है उसने इन तमाम तर नामजदगियों के ऊपर जो मुस्तरद की गई हैं उस पर अपीलें फ़ाइल करनी है। आज अपीलें फ़ाइल की जा रही हैं। अगर एपलेट ट्राइब्यूनल की तरफ से भी अपीलें मुस्तरद कर दी जाती हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट का फॉरम मौजूद है और अगर हाई कोर्ट के ऊपर भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो फिर सुपीरियर फॉरम यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फॉरम मौजूद है। और इंतखाबात से 3 रोज़ पहले तक भी ये मामला डिसाइड हो सकते हैं। यानी 3 रोज़ पहले तक भी अगर ये तय हो जाता है कि ये गलत नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं तो वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। इसलिए मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। यानी बहुत से लोग जो परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, ये सब लोग इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, तो अभी तक चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट से इन लोगों को ज़रूर रिलीफ मिलेगा और ये इलेक्शंस के अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई थी तो बिजनेस कम्युनिटी ने बबांगे दोहल ये कह दिया कि वो लोग जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। यानी इलेक्शंस होंगे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। फिर आसिम मुनीर साहब ने क्लियर कहा था कि मार्च से पहले इंतखाबात हो जाएंगे। हाँ, कुछ रोज़ की देर सवेर हो सकती है सिर्फ लॉजिस्टिक मामला को लेकर। यानी वहाँ पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं और उसके साथ साथ अमरीकी अहदेदार हैं उनको ये कन्फर्मेशन दी है कि मार्च से पहले इंतखाबात होने हैं। यानी फरवरी के अंदर इंतखाबात तो आप पक्के समझिए। उसके बाद जर्मन सफ़ीर का जो हालिया स्टेटमेंट है वो भी इंतखाबात को लेकर इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहरीन के अंदर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रुके हैं वहाँ पर भी ये गारंटी मांगी गई और गारंटी दे दी गई कि इंतखाबात मार्च से पहले होने हैं। उसके बाद 261वीं 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यानी पूरी फ़ौज ने 12 कोरों ने ये यकीन दहानी करा दी है कि जो इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड नफरी है वो फराम कर दी जाएगी। यानी तीनों इवेंट्स में कॉमन चीज़ ये है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब अगर इस माहौल के अंदर इंतखाबात होते हैं तो आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतखाबात के नताइज को मानने से इनकार करेंगे और अगर इंतखाबी नताइज को मानने से इनकार किया जाएगा तो फिर कभी इम्कानात ये भी हैं। यानी प्लान ए है कि जो वज़ीर आज़म बनेगा वो किसी छोटे सूबे से होगा।
یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ صادق سنجرانی کو صدر مملکت بنایا جانا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، امپورٹنٹ خبر جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ 18 ماہ کی حکومت ہوگی، یعنی نیکسٹ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ 18 ماہ کے لیے مختصر سے دورانیے کے لیے ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اصل میں کون سی پارٹی ہے جو سنگل لارجسٹ میجورٹی بنائے گی؟ دیکھیے بڑے بڑے جب برج الٹیں گے نا، بہت سے لوگ احتجاج کریں گے، انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کریں گے، تو کبھی امکانات ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو لوگ ابھی ملکی معاملات کو چلا رہے ہیں وہ یوں ہی معاملات کو آگے لے کر چلتے رہیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ کوئی افسانوی بات ہے، یہ کوئی خیالی پلاؤ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ لوگ جلدی جانے کے نہیں ہیں، ابھی آپ نے سٹے کرنا ہے اور آپ نے ہی معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ فروری کے اندر 8 فروری ہے یا 10 فروری ہے انتخابات، 11 فروری ہے انتخابات، تو ہونے جا رہے ہیں فروری کے مہینے میں ہی۔ لیکن انتخابات کے بعد نقشہ کیا ہوگا، اس میں امپورٹنٹ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر تو انتخابی نتائج ماننے سے انکار کیا جائے گا، جو کیا جائے گا، تو اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کنٹینیو بھی کرایا جائے گا، بہت سے لوگ اس میں شامل ہوں گے، وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے ہو سکتا ہے، صادق سنجرانی صاحب پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ہو سکتے ہیں، اور معاملات کو 18 مہینے تک چلانا مقصود ہے۔ اس وقت تک جو ہے وہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے گا، اور معاشی معاملات بھی اسی طرح سے اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائے جائیں گے جس طرح سے بڑھائے جا رہے ہیں، اور سارے معاملات کو اوورسی جو کرنا ہوگا وہ ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے چیف آف دی آرمی صاحب جنرل سید حافظ عاصم منیر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرپشن آن کر لیجیے گا۔ میں انتہائی ادب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی، آپ کی محبت کا اظہار لائک اور شیئر کے بٹن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور سبسکرپشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کی آؤٹ ریچ کو بڑھائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور سال کا آج آخری روز ہے، ایک بار پھر دعا کر لیتے ہیں کہ سال کی آخری روز جو فیصلہ ساز حلقوں نے پورا سال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک کے حق میں فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔